अच्छा बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे सारे वो पैरामीटर्स जिसकी बेस पे हमने गैस के प्रेशर को, टेम्परेचर को, वॉल्यूम को कोरिलेट किया था। और उससे पहले तमाम चीजें जो हीटिंग एंड कूलिंग कब की थी और स्टेट चेंजेस की थी वो सबने डिस्कस करनी है। ठीक है, आज हम जा रहे हैं डिफ्यूजन में। और डिफ्यूजन में हमारी कोशिश होगी जितने टॉपिक्स डिफ्यूजन में आते हैं या जिस जिस स्टाइल में क्वेश्चन आते हैं वो सारे स्टाइल हम डिस्कस कर लें एक दफा, ताकि पार्टिसिपेट करते वक्त आप लोगों से किसी को परेशानी हो कि आप कोई भी क्वेश्चन देखो आपको पता, आप लोग फेमिलियर उससे। डिफ्यूजन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों में सिर्फ बायो के कौन कौन से एक ही? हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा है, बायो में ऑस्मोसिस पढ़ा था, साइंस में ग्रेड 8 तक हमने साइंस पढ़ी, उसमें एक टॉपिक था ऑस्मोसिस का। उसमें होती थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लाइक देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन द टू सिस्टम्स। तो नॉर्मली हम उस बाउंड्री को केमिस्ट्री में भी कंसिडर करते हैं लेकिन कॉल आउट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिफ्यूजन होती है तो डिफ्यूजन हमेशा उस फेज में होती है जहां पर एक साइड पे पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, दूसरी साइड पे कम हो। और आप जब भी ये चीज एक्सपीरियंस करोगे उसमें कोई ना कोई बाउंड्री होगी। फॉर एग्जाम्पल आप खाना बना रहे हैं, कुकिंग एरोमा, वो जो एलिमिनेट हो रहा है जिस सिस्टम से रिलीज हो रहा है वो सिस्टम बेसिकली अपनी सराउंडिंग से कनेक्टेड है विद सम बाउंड्री। यानी आपने खाने की पतीली के ऊपर से आपने जैसे ही उसका लिड हटाया वैसे फिर वो बाहर आ गई, दैट वाज अ बाउंड्री। तो हर जगह पे जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड है देयर मस्ट बी अ बाउंड्री बिटवीन देम। किसी भी सेंस में हो सकती है बाउंड्री, वो जो पार्टिकल्स को रोके। फैल गई, लेकिन उससे पहले जब वो नहीं फैली थी तो दो रीजन्स डिवाइडेड थे, हाई कॉन्सेंट्रेशन विद इन द कुकिंग डिश और लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द कुकिंग डिश। यानी बाहर तो फ्रेग्रेंस थी नहीं। एग्जैक्टली तो हर जगह पे याद रखिएगा सिस्टम को डिवाइड करने के लिए बाउंड्री होती है। बस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस ये है कि वहां पर परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। हम कॉल आउट नहीं करते इसकी बाउंड्री को। लेकिन ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन दो डिवाइडेड है, वन ऑफ देम इज बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन, द सेकंड वन इज लो कॉन्सेंट्रेशन एंड डेफिनेटली द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टच एन आइस क्यूब, बड़ा सा आइसबर्ग है, आइस क्यूब है जिसको आपने टच किया, आपकी बॉडी से टेम्परेचर वहां पर जा रहा है, एनर्जी जा रही है, अनलेस के वो दोनों क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। दो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी। ठीक है, और उन दो फैक्टर्स में से जो पहला फैक्टर है बेटे उसे हम क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट इज बेसिकली द स्पीड। लाइक इन केस तुम्हारे पास दो गैसेस हैं या फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस स्प्रेड होती है विंटर सीजन में जरा स्लो होती है और समर सीजन में जरा फास्ट होती है। क्यों? उसका फर्क क्या है? इसका फर्क ये बेटा कि जब आप पार्टिकल की मूवमेंट की बात करते हैं उसको हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अलाइन करें तो वो कनेक्ट होता है पार्टिकल की एनर्जी से। एनर्जी कनेक्ट होती है टेम्परेचर से। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑटोमेटिकली द वाइब्रेशंस increases, and just because of the velocity of the particle being increased तो उसकी जो स्पीड होगी डिफ्यूज होने की वो भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हम डिफ्यूजन को कंसिडर करते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। क्या कंसिडर करते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तुम्हारे पास दो रीजन है, एक ये वाला, ठीक है, इसमें से मैं एक साइड हटा देता हूं, ठीक है, और एक इसके बाहर वाला। यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहां पर आपके पास गैस है, ठीक है। होगा क्या, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो आउट टू इन ट्रेवल कर रहे होंगे, ऐसे ही कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे बेटा जो इन टू आउट ट्रेवल कर रहे होंगे, ऐसे ही। जब ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिक्स होंगे उस फिनोमेना को इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। अच्छा ये डेफिनेट है, हमेशा होगी, कभी स्टॉप नहीं होती। हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो पहला पॉइंट डिस्क्राइब करती है अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कीप ऑन मूविंग ऑल द टाइम इवन इट्स अ सॉलिड पार्टिकल। कंक्रीट वॉल की एग्जांपल मैंने दी थी कि आप कान लगाते हैं पड़ोसी की आवाज आती है क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेशन पे। तो इसका मतलब ये है कि चाहे सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो, पार्टिकल हमेशा क्या करेगा? मूव करेगा। दैट मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन। अगर पार्टिकल इंटरमिक्स हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? इट्स बीइंग लोकेटेड, डिसलोकेटेड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। अगर ये डिसलोकेशन ना होती और वो अपनी जगह पे रहता तो वो किसी और चीज में मिक्स नहीं हो सकता था। तो उसकी जो डिसलोकेशन है, उसकी मूवमेंट है, जिस चीज से तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो वही सारे फैक्टर्स भी काउंट होते हैं। जैसे अगर तुम पार्टिकल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हो तो किस चीज से करते हो? टेम्परेचर से। वो आपका पहला फैक्टर आ गया। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या है?
रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर तुम्हें पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन देनी हो तो क्या दोगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ क्यों इंक्रीज होता है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताओ। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सही है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के बाद जो दूसरी टर्मिनोलॉजी आप कहीं कनेक्ट करोगे वो क्या है बेटा, एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, है ना। और एनर्जी को जब तुम रिलेट करोगे अपने आखिरी आंसर में तो उसको तुम क्या किससे रिलेट करोगे बेटा, टेम्परेचर से, ठीक है। तो अगर वो पेपर में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, वो 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करने के लिए कहता है, तो 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू एनर्जी एंड रिलेटेड टू द टेम्परेचर। सो इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर इट रिलीजेस द एनर्जी एंड सो द मॉलिक्यूल वाइब्रेट मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये 2-3 बातें टेम्परेचर के लिए। दूसरी, एक मोटा इंसान है उसके लिए नहीं मैं सबको नहीं, ये गलत बात है भाई। एक मोटा इंसान है उसके लिए भागना जरा मुश्किल काम है, ठीक है। और एक दुबला पतला इंसान है उसके लिए भागना आसान काम है। आप ये नोटिस करेंगे कि जो दुबला इंसान है वो ज्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द फैटी वन, एंड द रीजन इज कि जिसका वेट ज्यादा होगा उस पार्टिकल की मूवमेंट उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। इसका मतलब उस पर कह लो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, एयर रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस है, और उसकी सराउंडिंग जो उसको पुश करी उसका इन्फ्लुएंस है। उस पार्टिकल का अपना मास ज्यादा है तो उसकी वजह से उसकी मूवमेंट क्या हो गई, स्लो। और जिस पार्टिकल का मास कम है उसकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, फास्ट। ये डेली लाइफ एग्जाम्पल हमारी है जो उसको हम इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसको अगर तुम मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल तो किसी ने नहीं देखा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इसका डिजाइन किस तरह का, हम एजेंसीज की बेस पे बात करते हैं। मॉलिक्यूल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है which can be calculated and can be used quantitatively and qualitatively, यानी तो उसकी कंपैरिजन भी कर सकते हो और तुम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जब मैं कहता हूँ ना क्वालिटेटिवली, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइक इन केस ये रिमोट है ना, इसका अपना एक वेट होगा और इस पेन का अपना एक वेट है, ये हैवी है ये हैवी होगा, remote heavier है, but I don't know exactly the weight of both objects, but I can actually relate them. This is called qualitative relationship. क्या मैं बताना मुझे कुछ भी नहीं है लेकिन स्टिल मैं बता सकता हूँ कि पेन इज लाइटर देन द रिमोट, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव होती है इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी, भाई इसका वेट आ गया 5 ग्राम, इसका आ गया 2 ग्राम, ये है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये जो मैं फैक्टर तुम्हें बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, बेटा ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीकों से कनेक्ट। अगर आपको किसी गैस के बारे में मास ना पता हो लेकिन सिर्फ ये पता हो कि पार्टिकल्स ऑफ बी आर हैवियर देन पार्टिकल ऑफ ए, तो आप इमेजिन कर लोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होना चाहिए। अगर वो आपको दो गैसेस के नाम बता दे एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, तो भी आप बहुत आसानी से बता सकते हो। नाउ यू हैव जस्ट क्वांटिटीज अलोंग विद द क्वालिटी, यानी तुम्हें सब्सटेंस भी पता है कौन सा है और तुम्हें ये भी पता है मास क्या है, तो ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि दो सब्सटेंस के मासेस या तो बता दिए जाएं एग्जैक्ट वैल्यू, एक 10 एक 20 एक 30 एक 40, या ये बता दिया जाए कि कौन किससे ज्यादा हैवी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्वेश्चन की, उन दोनों चीजों को एज एन इंफॉर्मेशन आप काउंट करेंगे, ठीक है। अब मामला क्या है, मामला ये है कि ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है सबसे पहले what we call heavy particle is basically a particle having greater mass value, ठीक है। स्लो मूवमेंट है, नॉट रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी की बात नहीं करेंगे बिकॉज एनर्जी इज कनेक्टेड टू टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बताओगे सिर्फ तब एनर्जी कहना, या ये मत कह देना कि पार्टिकल हैवी है तो उसके पास एनर्जी नहीं, बहुत सारे मॉडल के पास बहुत एनर्जी होती है भाई, ठीक है। नहीं होता हकीकत है। अच्छा हैवी पार्टिकल है तो स्लो मूवमेंट की वजह से क्या एक्सपीरियंस करोगे, स्लो डिफ्यूजन। ये 3 पॉइंट्स याद रखना कि डिफ्यूजन स्लो क्यों है, पार्टिकल हैवी है, और पार्टिकल हैवी है तो उसका इन्फ्लुएंस उसकी मूवमेंट पे क्या है, स्लो कर रहा है। यानी तुमने दोनों तीनों बातें कनेक्ट कर ली, उसकी प्रॉपर्टी तुमने ली, उससे उसकी मूवमेंट कंट्रोल की, और मूवमेंट के साथ तो हो जाती है रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसीलिए कम हो जाता है। क्लियर है बेटा।
अब आप ये देखें, अगर एक गैस हैवी और एक गैस लाइटर है तो उसकी कंडीशंस क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? अगर इस पॉइंट पे, इस स्पॉट पे मैंने दोनों गैसेस ड्रॉप कर दिए, एक ए और एक बी, ए इज हैवियर, बी इज लाइटर, उस पॉइंट पे कौन पहले ट्रैवल करके पहुंचेगा? ए इज हैवियर, बी इज लाइटर, अब बी पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा? बी। क्या रीजन है? लाइटर पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल ट्रैवल फास्टर। आपको पता है लाइट ट्रैवल्स विद स्पीड अराउंड 3 एक्सपोनेंट 8। तो क्योंकि पार्टिकल उसका इतना लाइट है, इतना छोटा पार्टिकल है कि वो नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब उसके पैरामीटर्स को जब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रोटॉन्स को, तो आप कहते हैं कि भाई ये दे आर ट्रैवलिंग एट वेरी हाई स्पीड। तो इसका मतलब कोई पार्टिकल यूनिवर्सली जिसकी एनर्जी, जिसकी 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 मास की वैल्यू कम होगी, उसकी ट्रैवलिंग स्पीड क्या होगी बेटे? ज्यादा होगी। लॉजिक क्लियर है? दानियल क्लियर है बेटा? आपको भी? तुम्हारा नाम दानियल है ना? तुम्हारा? मारिज। तुम्हारा? मुस्तफा। तुम्हारा तो याद हो गया। तुम्हारा? अयान? क्या रेयान? अयान। बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है डिफ्यूजन का, यानी ओ लेवल्स में इससे ज्यादा डीप कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपके लेवल पे इतनी है। हाँ, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के जो वो समझो कि असेसमेंट है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। मैंने 3 कैटेगरीज में असेसमेंट डिवाइड की हुई जब तक मैंने देखा है, तो वो 3 कैटेगरीज में आपको समझा देता हूँ किस किस तरीकों से किस किस पॉइंट पे वो चीज़ असेस की जाती है कि कितनी नॉलेज डिफ्यूजन की आपके पास है। अगर इस पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे चलें। मुस्तफा बेटा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगी, टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन स्लो होगी। इसी तरह जो मॉलिकुलर मास या मोलर मास या यूँ समझो कि मास ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा तो उसकी डिफ्यूजन स्लो होगी, और अगर लाइटर मास है तो डिफ्यूजन फास्ट होगी। नहीं, इनको कभी लिंक नहीं कर सकते, यानी वो ये कभी नहीं कह सकता, नहीं कहता ना कभी, तो तभी तो नहीं कहता, कभी नहीं बोलेगा। यानी तुम कहना ये चाह रहे हो सर अगर टेम्परेचर बढ़ा दे और मास भी बढ़ा दे तो मैं क्या करूं? नहीं, तब कुछ नहीं करें। अच्छा देखें, 3 बातें आपने याद रखनी है। किन किन तरीकों से असेसमेंट होती है? सबसे पहला मेथड फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हम नॉर्मली क्या कंसिडर करते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अगर कोई चीज पुरानी है या कोई चीज नई है और नहीं समझ में आए कि रिएक्शन क्या हो गया, क्या बन गया, तो छोड़ दो उसको, ठीक है? इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम ग्रेड 9 के परस्पेक्टिव से पढ़ लेंगे। बच्चा पहली दफा अगर पढ़ रहा होगा तो उसको नहीं पता केमिकल रिएक्शन क्या होने वाला है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हमारा कंसर्न ही इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम यही काम करेंगे वर्कशीट में और टेस्ट में। केमिकल रिएक्शन को डिटर्मिन करेंगे सबसे पहले स्टेप में, इस तरफ के क्वेश्चन आता है। दूसरा है बेटा गैस चेंज कलर एज डिफ्यूज, यानी गैसेस के जो कलर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गैस बहुत इंटेंसिव है, इंटेंसिवली रेड, यानी रेड गैस है, वो देखने से पता लगेगा। अगर आपने इतने से छोटे से जार में उसको कलेक्ट करके रखा हुआ है तो उसका कलर बहुत इंटेंसिव होगा, लेकिन अगर वो एक लार्जर वॉल्यूम में स्प्रेड आउट हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो फेड आउट हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना स्टेज पे स्मोक होता है, उस स्मोक को अगर वो स्प्रेड आउट करने देते हैं तो उसके बाद अल्टीमेटली वो पूरे बैंक्वेट में या पूरे एरिया के अंदर स्प्रेड हो जाता है, फिर नहीं नजर आता। इसका मतलब उसका कलर इंटेंसिवली व्हाइट था, व्हाइट फ्यूम्स थे, लेकिन क्योंकि वो स्प्रेड आउट हो गए ना लार्जर वॉल्यूम, सो दे कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो वो डिफ्यूज आउट होने की वजह से या डिफ्यूजन होने की वजह से फेड आउट हो गई, उसका कलर चला गया। कलर सेम रहता है, बस इतना ज्यादा स्ट्रेच आउट होगा, इतना ज्यादा एनवायरनमेंट में सैचुरेट हो जाएगा कि नजर ही नहीं आएगा, यानी आपको फर्क पता नहीं चलता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है बेटे? कलर फेड आउट। तीसरा वो जरा मुश्किल है, वो कहलाते हैं केसेस ऑफ मैनोमीटर। नॉर्मली वैसे ब्रोमीन का ब्राउन फ्यूम्स होते हैं या ब्राउन लिक्विड होता है, ठीक है? आयोडीन पर्पल सॉलिड है, या यूं कह लो कि ग्रेश ब्लैक सॉलिड है, या फिर पर्पल उसके वेपर्स हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं, अगर आपको पता होंगे तो बहुत अच्छी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम याद हो जाते हैं। अभी हमने प्रोडक्ट टेबल तो नहीं पढ़ा ना, जब हम प्रोडक्ट टेबल पढ़ेंगे तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कलर याद हो जाएंगे, तो वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ वो पूछेगा वो मैं आपको हेल्प आउट कर दूँ, जब लेटर ऑन चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर आपको बताऊँ। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बातें क्लियर है? डिफ्यूजन क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन है इसके, लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, ये मैंने बताया भी नहीं, इसके मैंने बता देता हूँ। हम एक डिवाइस होती है जिससे हम प्रेशर को डिटरमिन करते हैं। आप लोगों ने शायद फिजिक्स में अब तक पढ़ लिया हो मैनोमीटर। मैनोमीटर की बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो शायद इस तरह की होती है जो फिजिक्स में पढ़ाते हैं, ऐसे ही है।
ऐसी होती है ना। अच्छा चलो, एक होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर ये वाली डिवाइस है, एक मर्क्यूरी लिक्विड है इसमें और एक कॉलम है। लिक्विड लेवल अभी मर्करी का वो आ रहा है ना, हमने कितनी वैल्यू आ रही है, 100 मिली बार का प्रेशर आ रहा है, तो वो इसी प्रेशर पे रिकॉर्ड, इसी भी चीज पे रिकॉर्ड होता है बैरोमीटर पे। सराउंडिंग से प्रेशर एक्सर्ट होता है और ये लिक्विड लेवल राइज होने लगता है, उसके ऊपर सेंटीमीटर स्केल बना हुआ होता है। तो 760 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी नॉर्मल प्रेशर होता है क्या। ये बैरोमीटर ना बराबर में मैनोमीटर बना हुआ है। बेटे मैनोमीटर की वो वाले केसेस जो ये बना हुआ है ना, ये फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, ये इस तरह का मैनोमीटर हमारे पास नहीं। डिवाइस हमारे पास सेम होती है, कंस्ट्रक्शन जरा से डिफरेंट होती है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था अभी शुरू में कि डिफ्यूजन जब भी होगी वहां पर एक बाउंड्री होगी सिस्टम की, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से क्या होगा बेटे, सेपरेटेड होगा। हम बाकी किसी केस पर डिस्कस नहीं करते, सिर्फ मैनोमीटर के केसेस में बाउंड्री लोकेटेड होती है, नजर आती है, उसको बताना पड़ता है कि बाउंड्री, ठीक है, लाइक परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। आगे चले, देखें अब डिफ्यूजन का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रॉब्लम 7 में, What correctly describes the molecule in very dilute sugar solution at room temperature? अच्छा मैं इसको डिफ्यूजन क्यों कह रहा हूँ, मैंने जो एग्जांपल्स आपको दी दीज आर ऑल फॉर गैसेस, कोई लिक्विड एग्जांपल तो नहीं दी। आप मेहमान को रूह अफ़ज़ा देते हैं या कोल्ड ड्रिंक थोड़ी बची हो तो पानी मिला के दे देते हैं, वो सारी जो एग्जांपल्स हैं वो लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। और लिक्विड लिक्विड भी क्या होती है, डिफ्यूजन। इसे ना इंक ड्रॉपलेट आपने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट होता है बिगनर लेवल पे, हम साइंस में बच्चों को कराते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया कि नहीं। दो बीकर है, एक हॉट वाटर एक कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में एक ड्रॉप और हॉट वाटर में एक ड्रॉप हम गिरा देते हैं, को डाउन करते हैं, तो जैसे ही वो गिरता है सोल्यूशन में वो डिसॉल्व होना शुरू होता है, इट स्टार्ट्स टू क्रिएट इल्यूजन्स। एक बिल्कुल स्प्रेड आउट हुआ होता है, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंट मिला दे अगर दो तीन एक साथ और उसको यूं कैनवस पे ड्रॉप कर दे तो आपको नजर आएगा वो पेंट मिक्स हो रहा है, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, वैसा इल्यूजन नजर आता है। तो हॉट वाटर में वो बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, इजीली कलर फेड आउट हो जाता है। जो कोल्ड वाटर है उसमें वो इल्यूजन बनाता रहता है, टेक्स अ लॉन्गर टाइम। तो वहां पर हम डिफाइन करते हैं कि जिसमें टेम्परेचर ज्यादा था उसमें डिफ्यूजन जल्दी हो गई, और जिसमें टेम्परेचर कम था उसमें डिफ्यूजन स्लो। तो वो टेम्परेचर वाला वहां पे भी लोकेटेड है। अच्छा नहीं, हम ओ लेवल में बच्चे हैं, हम ए लेवल में, ठीक है। अच्छा, व्हाट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल इन वेरी डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। अच्छा, वेरी डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये कि देयर इज अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अ लेसर क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, तो शुगर पार्टिकल्स, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। एंड प्लस ये कि अगर तुम्हें पार्टिकल्स की ग्रेटर क्वांटिटी दी जाए तो वो वाटर की है, और अगर लेसर क्वांटिटी दी जाए तो वो किसकी है, शुगर की, क्योंकि वेरी डाइल्यूट का मतलब है कि वाटर ग्रेटर अमाउंट में। अच्छा, अब आप ये देखें क्या लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल है। पहले वाटर मॉलिक्यूल चेक कर लो, क्लोज टुगेदर मूविंग एट रैंडम, और दूसरा ऑप्शन है क्लोज टुगेदर नॉट मूविंग। नॉट मूविंग तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो एक तो रिजेक्ट कर दिया। वाइडली सेपरेटेड, मूविंग एट रैंडम, वाइडली सेपरेटेड और क्लोज टुगेदर में से कौन सी चीज आपको लग रहा है पॉसिबल है, वाइडली सेपरेटेड, पक्का, क्लोज टुगेदर, क्यों, वाइडली सेपरेटेड का मतलब स्टेट कौन सी होती है, गैस, तो गैस तो नहीं है, वो कह रहा है शुगर सोल्यूशन है, दैट मींस लिक्विड स्टेट में होगा। अच्छा, जिसको तुम समझते हो कि शुगर सोल्यूशन में और सॉलिड में थोड़ा सा फर्क होगा, लिक्विड और सॉलिड में, तो बेटा सॉलिड में अगर फेस तुम इस तरह का बना रहे हो ना, तो लिक्विड में तुम इस तरह का बनाओगे, इससे ज्यादा दूर नहीं करोगे पार्टिकल को। और गैस पता है क्या है, गैस ये है, बहुत फर्क है गैस में, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर नहीं है इस वक्त, कौन सा है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट क्लोज पैकिंग है, बहुत ज्यादा पैक नहीं है, टाइटली पैक नहीं है, वो टाइटली पैक है। अब आप ये देखें, आपके पास ए ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, और ए में आपके पास क्या लिखा है, वाइडली सेपरेटेड मूविंग एट रैंडम। अच्छा, इज इट पॉसिबल टू से फॉर द शुगर मॉलिक्यूल दैट दे आर मूविंग एट रैंडम, क्यों, solid है, but once the solid has been dissolved the particles are actually moving along with the water molecules, नहीं, वेरी डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, शुगर हैज बीन डिसॉल्व्ड, तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो चुके हैं, वो फैल चुके हैं, वो टूट गए।
खत्म हो गए। एक आपको जो शुगर यूनिट नजर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइट पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल, और जैसे ही आप उसको डिसॉल्व करते हो पैकेजिंग लूज होती है, डिस्कनेक्ट होते हैं और पार्टिकल स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन हो गया ना। अब आप मुझे बताओ शुगर सोल्यूशन है, क्या उसमें शुगर आपको नजर आती है? नहीं, सिर्फ आपको टेस्ट फील होता है ना। तो क्या उन पार्टिकल्स को हम कहेंगे कनेक्टेड टुगेदर या वाइडली सेपरेटेड? अच्छा, क्यों वाइडली सेपरेटेड? क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर है। व्हाट आई कैन एक्चुअली इमेजिन कि अगर फॉर एग्जांपल ये शुगर पार्टिकल है तो बीच में वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, एंड देन फिर क्या होगा, एक शुगर पार्टिकल होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, और फिर क्या होगा बेटा, एक शुगर पार्टिकल होगा। क्योंकि वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन कह रहा है, तो शुगर के पार्टिकल्स बहुत कम होंगे, वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वाइडली सेपरेटेड, लेकिन मूव करे होंगे, डेफिनेटली करे होंगे। अब स्टेट उनकी क्या है, लिक्विड, क्योंकि सोल्यूशन तो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, यानी एक सिंगल स्टेट आपको नजर आती है। आपको सॉल्ट नजर आ रहा है, बट आप जब उसको डिसॉल्व कर देते हो तो आपके पास यूनिफॉर्म सोल्यूशन बनता है, यू नेवर हैव एनी सॉलिड। ऐसा ही होता है ना मुस्तफा, डिसॉल्व हो गया तो नजर नहीं आएगा, इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर बेटे लिक्विड स्टेट में, तो वो वाइडली सेपरेटेड भी हो सकती है, क्लोज टुगेदर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स अमाउंट। अगर यहाँ पर शुगर का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता तो मैं वाइडली सेपरेटेड नहीं कहता, बिकॉज व्हेन देयर इज अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ शुगर पार्टिकल दे मस्ट बी कनेक्टेड टुगेदर समहाउ, कहीं ना कहीं करीब करीब कनेक्टेड होंगे, दे आर नॉट वाइडली सेपरेटेड। लॉजिक समझ में आ रही है? इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन देखें। ये वही है अगेन जो मैंने बात आपको बताई थी ना, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास, ये उससे रिलेटेड है। विच गैस डिफ्यूजेस एट द सेम रेट एज नाइट्रोजन गैस। अच्छा, रेट दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस होंगे, यू नीड टू कंबाइन देम टू गेट द मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। लाइक इन केस ऑफ अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2, इसका टोटल मास कितना आएगा, 44। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आएगी आपके पास कितनी, 28। नियॉन आपके पास है मोइस, डेटा बुकलेट निकालो, नियॉन का मास नहीं लाए, वो क्या बुक में होगा ना प्रोडक्टिव। मेहमान बारिश हो रही है क्या, आया क्यों नहीं, मैंने उसको 5 बजे क्या दिया था। कितना आप देखें ना, ये देखेंगे ना, नियॉन का ऊपर वाला नंबर 20 है। सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, 64। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना SO2 है, सल्फर 32, एक ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 32 प्लस 32 64। हाँ मासेस, मासेस न्यूक्लियर नंबर नहीं, हाँ न्यूक्लियर नंबर भी क्या भी आ गया है बेटे, सारे बच्चे हैं ना। अच्छा देखें गौर से, उसने कौन सी गैस कही थी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 का मास कितना बनता है बेटा, 28। अब आप बताएं कौन सी गैस है जो सेम रेट पे डिफ्यूज होगी, मुस्तफा कौन सी गैस है? मैं मुस्तफा बता रहा हूँ, मैं टेस्ट लूंगा। क्यों, रेट है क्या, मुस्तफा इसका आंसर बताओ। आपको भी रटिएंगे थोड़े दिन में। 32, 32 कौन सा बेटा, यही है बेटा, देख ले दोबारा। वो कहता है स्लोएस्ट रेट, स्लोएस्ट रेट का मतलब आप क्या इमेजिन कर रहे हो, क्या होगा? भाई स्लोएस्ट रेट सबसे मोटा है यानी सबसे भारी हो। मैं, तो मैंने अभी फैक्टर पढ़ाए थे ना, उन्हीं फैक्टर में बताया था कि जिसका मास ज्यादा होगा उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, इनवर्स की वजह से।
अच्छा ये सबकी आवाजें रिकॉर्ड होती है भी नहीं बोलती। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए बेटे? अच्छा भाई ये देखें जरा, inflated balloon goes down because gas molecules can diffuse through the rubber. Four balloons are filled with different gas at the same temperature and pressure. Which balloon would go down quickest? ठीक है, उसका डिफ्यूजन का जो रेट है रबर के अक्रॉस वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो जब रबर के अक्रॉस डिफ्यूज जल्दी होगा तो वो जल्दी स्क्वीज आउट होगा और जल्दी नीचे आ जाएगा। देखिए CO2 CH4 कौन सा होगा आंसर? क्यों? मास सबसे कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये सबसे पहला केस है कि जब डिफ्यूजन थ्रू केमिकल रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई, मैंने तीन कैटेगरी बताई थी ना, थ्रू केमिकल रिएक्शन, कलर फेड आउट्स और मैनोमीटर, ये तीन केसेस होते हैं डिफ्यूजन के। बेटा पहला केस है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस लाइक इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये पॉइंट जो सामने लिखा हुआ है इसको जरा पहले एक दफा गौर से देख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ मामला क्या है। सब्सटेंस इज फॉर्म्ड नियर टू अ हायर मास एंड फार फ्रॉम द लोअर मास। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट हमारे सामने, लेफ्ट साइड पे हमारे पास अमोनिया सोल्यूशन। अच्छा अमोनिया सोल्यूशन इज बेसिकली NH3, तो मास कितना होगा 17। ठीक है, हम अमोनिया गैस का मास ले रहे हैं, एंड प्लस जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है बेटे HCl, उसका मास होगा 36.5। ठीक है, अब ये आपके पास दो मासेस आ गए, कौन सी गैस की डिफ्यूजन फास्ट होगी और कौन सी गैस की डिफ्यूजन स्लो होगी? अमोनिया फास्ट होगी, सो द वन दैट इज अ फास्टर मूवमेंट इज एक्चुअली रीचिंग आउट द सेकंड वन क्विकेस्ट। ऐसा ही है, तो एक गैस दूसरी गैस को अप्रोच कर रही है, देयर इज नो अदर वे आउट, क्योंकि हमने ट्यूब को सील कर दिया दोनों साइड से। तो एक गैस दूसरी गैस को अप्रोच कर रही है, HCl का डिफ्यूजन रेट स्लो है और NH3 का फास्ट है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एज कंपेयर टू HCl। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको बेटे क्या नजर आ रहा है? अच्छा ये व्हाइट स्मोक बेसिकली क्या है? इट कम्स आउट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक प्रोडक्ट है जो दोनों केमिकल्स के रिएक्ट करने से बनता है। अच्छा वी आर नॉट कंसर्न विद द रिएक्शन इक्वेशन कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, आइडेंटिफिकेशन तो है ना, सामने नजर आ रहा है, दैट्स क्वाइट फाइन। अब आप ये देखो व्हाइट स्मोक जो है उसकी कंडीशन क्या बनती है? नियर, तो वो ऊपर वाला स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है नियर टू अ हायर मास एंड फार फ्रॉम अ लोअर मास, लोअर मास की डिफ्यूजन ज्यादा होती है इसलिए वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। क्लियर है वाला पॉइंट? ब्लास्ट क्यों होगा बेटा? अच्छा जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ उसको जरा देख लें, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है उसमें तो पूछ लें। बेटा पॉइंट जो मैंने लिखा है क्लियर है? द गैस विद लाइटर मास डिफ्यूजेस फास्ट एंड कवर्स मोर डिस्टेंस। तो अगर वो आपसे पेपर में पूछता है कि लेट्स से द पॉइंट ऑन विच वी फाउंड सम व्हाइट स्मोक वाज नियर टू HCl एंड फर्दर फ्रॉम द NH3, तो आप क्या रिपोर्ट करोगे? यही रिपोर्ट करोगे, क्योंकि NH3 का मास, क्योंकि NH3 का मास क्या है बेटे? कम है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होना चाहिए? ज्यादा, और जब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो इट कवर्स मोर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। क्लियर है मारिज? बेटे क्लियर है यहाँ तक? आगे चल देखें, जिसकी डिफ्यूजन फास्ट होती है ना वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अच्छा चलें क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड ही है। स्टूडेंट सेटअप apparatus shown below, और यही एक्सपेरिमेंट है, उसने दो ऑप्शंस आपको दिए हुए, एक x है और एक y है, और उसने पोजीशंस ऑफ कंपाउंड शायद थोड़ी सी चेंज की हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द कंसंट्रेट फॉर्म टेकन ऑन द लेफ्ट, ठीक है, एंड एक्वस अमोनिया ऑन द राइट साइड, सो इट्स गोइंग टू बी 17
ऑन द राइट एंड 36.5 ऑन द लेफ्ट, राइट। अब आप ये देखो, ये तो पता है ना कि दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई रिजल्ट आएगा, लाइक इनके से व्हाइट स्मोक होता है क्या लिखा हुआ है, कलरलेस फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर गिवन ऑफ बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कलरलेस फ्यूम्स ऑफ अमोनिया आर गिवन ऑफ बाय द एक्वस अमोनिया। वही सिचुएशन है जो ऊपर उसने डिस्क्राइब की थी। After a few seconds, white fumes were seen at point X in the tube. Name the compound formed at point X. अच्छा, क्या है, किस तरह है, इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को खुद तो इस वक्त इसके बारे में शायद नहीं होगा, क्योंकि इतने आगे तक की चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी। दो सब्सटेंस है ना, NH3 और HCl, इसी की बात कर रहा है। आप इन दोनों को मिला दो, फॉर्मूला बता सकते हो मिला के क्या बनेगा? इट्स एन एडिशन रिएक्शन, NH4Cl। वेरी गुड बेटा। तो वो जो व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर आ रहे हैं वो किसके हैं? वो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स हैं, अमोनियम क्लोराइड के। बस नाम बता दें आप अगर बताना चाह रहे हैं, ये है अमोनियम क्लोराइड। सिर्फ कंपाउंड का नाम क्या कह रहे हैं? अब ये आप बताएंगे ना, वो आगे आपसे यही पूछ रहा है, यूज अ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। यही बताना। अब तुम्हें अच्छा एक बात ये बताओ, वो तुम्हें जस्टिफाई करने कह रहा है कि पोजीशन एक्स क्यों बन रही है, वो या वो ये कह रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करना है। तो ऑब्जर्वेशन की जस्टिफिकेशन में ये वाली बात मत लिखना, दोनों की कलेक्टिव, क्योंकि वो सिर्फ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने कह रहा है, वो ये कह नहीं रहा कौन फास्ट है कौन स्लो है, या उसने कहा ऐसा नहीं कहा ना अभी, सिर्फ उसने पूछा कि इसको केपीटी पे रखते हुए अगर एक्सप्लेन करोगे तो क्या बताओगे। पहला तो ये कि कंपाउंड एक्स पे आपका जो बना है वो है क्या, अच्छा कितने पॉइंट्स दिए हुए बेटा? 3 पॉइंट्स हैं। क्या कह रहा है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, और टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहा है? एक्सप्लेन। और सिर्फ क्या बतानी है? ऑब्जर्वेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप सिर्फ क्या बताएंगे? गैस पार्टिकल्स एसी हटवा दूं? Approaches each other across a tube. कंबाइंस लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, यही तो नहीं बताना इसमें, क्योंकि जब तक वो आपसे पूछ नहीं रहा तब तक आप नहीं बताएंगे। आपको सिर्फ ये बताने ये ऑब्जर्व हुआ क्यों, बता सकते हो। जो भी बात डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रही हो या तुम्हारे सामने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रही हो, सही है, वो तुम सिर्फ वो डिफाइन कर रहे हो कि डिफ्यूजन क्या है, उसने ये तो नहीं पूछा। वो कह रहा है तुम्हारे सामने जो चीज तुमने ऑब्जर्व की है उसका रीजन क्या है, तो तुम ये तो कह सकते हो कि डिफ्यूजन हो रही है और डिफ्यूजन इस फिनोमेना का नाम है, लेकिन ये बताना पड़ेगा क्रॉस द ट्यूब मूव कर रही है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, जहां मिलती है वहां रिएक्शन होता है। क्योंकि बेटा एक चीज वो कहता है कि जो तुम देख रहे हो वो बताओ, और एक चीज वो कहता है कि जो तुम्हें पता है वो तुम बताओ, ये तो अलग अलग बात है। अब वो ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब करने कह रहा है, उसका मतलब ये कि जो सामने है ना सिर्फ वही बात बतानी है, आगे पीछे की बात नहीं बतानी। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गैस है, तुम्हें बहुत पक्का पता है कि वो हाइड्रोजन गैस है, बट व्हेन इट सेज डिफाइन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या कहेंगे, गैस बबल्स या हाइड्रोजन बबल्स? गैस बबल्स। हालांकि आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन बबल, लेकिन आपने लिखना नहीं है, सिर्फ वो दिख रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में और फिर इन्फेरेंस में यही फर्क है कि इन्फेरेंस में अपनी नॉलेज यूज करोगे कि कौन सी गैस हो सकती है, ऑब्जर्वेशन में तुम्हें क्लेम है, तुम्हें नहीं पता केमिस्ट्री क्या चल रही है, लेकिन जो तुम्हें नजर आ रहा है तुम बता सकते हो। बेटा ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं क्लियर है? पहले पॉइंट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ गैस की मूवमेंट कैसी है, दूसरी एक दूसरे को अप्रोच करनी है, इटसेल्फ जो शुरू के 2 पॉइंट्स है ना वो डिफ्यूजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, वो व्हाइट पार्टिकल्स की जो फॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वो गैसेज आपस में कंबाइन होती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।
आगे देखिए क्या कह रहा है। द स्टूडेंट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलमाइन in place of ammonia. The white fumes were seen at point Y in the tube rather than point X. Explain this difference. अब एक फर्क आ गया, उसने पहले वाले एक्सपेरिमेंट और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जरा से चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया? जहां पर उसने NH3 लिया था जिसका मास कितना है 17, उसकी जगह उसने दूसरा कंपाउंड ले लिया CH3NH2। इसका मास कितना होगा बेटा 12 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 2, बता रहा टोटल करो उधर कितना हो रहा है 2 3 प्लस कितना हो गया 31 हो गया 31। और दूसरी जो गैस तुमने अभी ऊपर देखी थी जो बन रही थी वो कितनी है 36.5। अच्छा 36.5 और 31 का डिफरेंस क्या कोई बहुत मेजर डिफरेंस है या बहुत जैसे कहते हैं कि छोटा डिफरेंस है? इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज अगर ट्यूब के अक्रॉस तुमने इन दोनों चीज़ों को प्लेस किया तो ऑलमोस्ट एवरेज यानी बीच में इसकी लोकेशन होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेंटर होगा। तो आप जरा कंपेयर कर लें y जो है वो आपके पास दोनों साइड से ऑलमोस्ट सेंटर बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सा फर्क आपके पास आएगा, ज़्यादा नहीं। राइट साइड पे वही रहेगी गैस और लेफ्ट साइड पे आपने चेंजेस कर दिए, राइट साइड पे चेंजेस कर दिए। अब वो आपसे कह रहा है कि जो पहले x था वो y क्यों बन गया। अब आप क्या बताओगे? 2 पॉइंट्स में बताना है, 2 पॉइंट्स बताना है खाली। अब इसमें आप लोग पहले तो ये बताएं आपके दिमाग में जो है जो बात आपने लिखनी है वो क्या है? क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3NH2 इज ग्रेटर, ठीक है। अच्छा देन अमोनिया की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंपैरिजन उसने खुद ही दोनों के दरमियान दिया हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरी कोई बात अगर आपके जहन में आ रही है क्या क्या लिख सकते हो? मुस्तफा क्या लिखोगे इसमें? देखो बेटा पॉइंट 2 है, तुमने मारे एक पॉइंट तो बता दिया मास का, सही है। ठीक है मूवमेंट गेट स्लोअर, ठीक है। और कोई बात? यही है, इसमें दोनों हो सकते हैं। आपने जो चीज़ डिफेंसिव स्ट्रक्चर आपने दिया वो CH3NH2 के लिए था, है ना। ये एक और स्टेटमेंट बन सकता है कि NH3 का मास कम है, इट डिफ्यूजेस फास्टर, वाइस वर्सा स्टेटमेंट है, ठीक है। एक ही बात है, यानी दोनों लिख सकते हो, यानी 4 पॉसिबल नोट्स हैं तुम्हारे पास जिसको तुम लिख सकते हो पेपर, ठीक है बेटा। पॉइंट क्लियर है? आंसर देखें, एक बात याद रखें, मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आंसर बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये आंसर बनाने का तरीका एक दफ़ा सीख लेंगे ना तो आपको मुझसे दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा, किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा, आप खुद अपने आंसर बना पाएंगे। समझ देखो, समझ में तो आ रही होती है, समझ में तो बहुत अच्छी आती है। जब बच्चा लिखने बैठता है ना तो परेशान होता है, तो उस लिखे नहीं नहीं एक और क्वेश्चन इसी की रीइंफोर्समेंट होगी ना। क्या कह रहे हो? आगे चलें, ये दूसरा केस है। मैंने 3 केस बताए थे, एक कलर फेड आउट था, एक मैनोमीटर था और एक थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वाला तो हो गया, तो केमिकल रिएक्शन जिस पॉइंट पे होगा केमिकल रिएक्शन जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा, उससे तुम आइडेंटिफाई करोगे किसके नियर और किससे फर्दर है और किसका मास ज़्यादा और किसका कम होगा। अच्छा देखो बेटा एक बात याद रखो, मैंने आपको केस करवाया है जिससे मासेस के थ्रू आपने पोजीशन आइडेंटिफाई की। समटाइम्स ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ट्विस्टेड होता है क्वेश्चन, इसमें पोजीशन वो आपको बता देगा और दो तरफ लिख देगा ये ए था और ये बी था, बताओ किसका मास ज़्यादा है। तो ये वाइस वर्सा स्टेटमेंट्स है, कैसा भी बन सकता है, नॉलेज यही वाली अप्लाई करो, ठीक है। पूरी चीज़ वही, यानी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो आप पढ़ते हैं ना वो उस तरह से नहीं समझना होता, ये समझना होता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो ये 3 केसेस, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले तुम लोगों को पता होंगे शायद कि 3 कैटेगरी से केसेस पेपर में आते हैं डिफ्यूजन के, ये बहुत रेयर होता है। इसका रीज़न ये बेटा कि आप लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन को डिफ्यूजन की तरह, एग्जामिनर डिफ्यूजन को देता है पूरे कॉन्सेप्ट की तरह, तो वो फिर आंसर राइटिंग में या उसको समझने में देर लग जाती है, टाइम लग जाता है, सारा मसला है। वरना बच्चे तकरीबन सारा पेपर कर लेते हैं। आपको अच्छा बच्चा भी पेपर अटेम्प्ट करते हुए जो मिलेगा उसकी कंप्लेन मेजर नहीं होती यार पेपर पेपर विद इन टाइम नहीं हो पाया, कुछ छोड़ना पड़ा या मैं कुछ सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो वरना पेपर आसान होता है, हर बच्चा इक्वल है वो अटेम्प्ट कर सकता है।
अगर आपको 1 घंटे का पेपर 3 घंटे का दिया तो आप भी अच्छा करेंगे। अच्छा देखें, कलर फेड आउट आपके सामने है। हमने फर्स्ट केस में ये आपके पास डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2 है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब आप ये देखें 1 में कंसंट्रेटेड एरिया आपके पास बेस पे है ना, यानी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपके पास किसी छोटे से एरिया में बहुत सारी गैस ट्रैप्ड हो तो वो इंटेंसिव कलर में होगी, जो बिल्कुल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। सेकेंड केस में व्हाट यू कैन सी इज बीइंग स्प्रेड आउट थ्रू द कंटेनर। अच्छा ये 2 कंटेनर्स हैं बेसिकली, ये 2 एक जार के ऊपर दूसरा जार हमने रखा हुआ है, ठीक है। दोनों जार्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक्सप्लेनेशन क्या बनती है जी, एक्सप्लेनेशन बनती है कलर ऑफ गैस फेड्स आउट as it diffuses due to uniform distribution of particle। ये टर्म याद रखना, uniform distribution of particle। when it says in uniform distribution इसका मतलब होता है equal volumes equal particles and all spaces, यानी जितने फ्रेगमेंट्स हैं जितनी जगह थी उन हर जगहों पे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। राइट साइड पे एक्सप्लेनेशन में अगर तुम देखो तो जो ब्राउन पार्टिकल्स हैं दे आर इक्वली स्प्रेडेड आउट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जब आप किसी गैस को डिफ्यूज होने के लिए अलाउ कर देते हैं तो कुछ वक्त के बाद वो पूरे इन्वायरमेंट में डिफ्यूज हो जाती है, बिल्कुल। और इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल के नाम से, ठीक है। लिख तो आप कुछ भी सकते हैं, मसला नहीं है, इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये वो, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है नहीं जरा प्रोफेशनल सी टर्म होती है, तो जब आप अपने आंसर में लिखते हैं ना उसका वेट बढ़ जाता है, तो कीवर्ड्स होते हैं, ये पॉइंट याद रखिए। कलर फेड आउट क्यों होते हैं, कलर फेड आउट इसलिए होते हैं कि अगर छोटे से कंपार्टमेंट में ट्रैप्ड है तो वो इंटेंसिव होगा क्योंकि पार्टिकल कंसंट्रेटेड है, एंड व्हेन दे आर स्प्रेडेड आउट थ्रू द एनवायरनमेंट हल्का होगा। अभी तो आगे वाली जो एग्जांपल जो पेपर में आती है उसमें तो बहुत विजिबल चेंज है, यानी वो एक तरफ तुम्हें देगा डार्क ग्रे, एक तरफ तुम्हें देगा बिल्कुल लाइट ग्रे। तो ये तो हमारे पास रियल एग्जांपल थी। अच्छा यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए इसकी क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन किस तरह से आया था। द कवर प्लेट वॉज रिमूव्ड। कवर प्लेट ये वाला एरिया जिस तरह मैं कह रहा था ना, 2 जार्स थे, बोथ ऑफ देम वर कनेक्टेड विद द लिड, तो वो लिड बेसिकली कवर प्लेट है उनका। वो कहता है कि नीचे वाले एरिया में आपके पास ब्रोमीन है, ऊपर वाला आपके पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो टेक्सचर है वो कलर लेस है, यानी कोई कलर अपीयरेंस नहीं है। अब आपसे कहते हैं आफ्टर कितने, यानी घंटे मिनट सेकंड्स की बात नहीं कर रहा, दिनों की बात कर रहा है। द कलर ऑफ द गैस इन द सेम इज द सेम इन बोथ जार्स। दोनों जार्स में बिल्कुल सेम हो गया, क्यों? स्टेटमेंट बताएं कौन सा बेहतर हो सकता है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस चेंज। ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन गैसेस हैव इक्वल डेंसिटीज। हमने तो आज तक डेंसिटी की बात ही नहीं की डिफ्यूजन में। दूसरा, अच्छा देखें सी आंसर नहीं हो सकता, बता क्या कह रहे हैं, डी लगाओ तुक्का मुसलमानों। तुम तो अभी बी कह रहे थे या सी कह रहे थे तुम तो अभी। अच्छा देखें आप अपना आंसर मुझे बताएं, मैं यस ब्रावो, अच्छा बी। अच्छा चलो देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और ब्रोमीन की डेंसिटीज इक्वल नहीं हो सकती। अच्छा इनफैक्ट होती भी नहीं है, होती भी नहीं है। ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट है कि हमें, मुझे पता है ये वाली बात कि वो लिक्विड है और एक गैस है, तो वो इक्वल डेंसिटीज तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको नहीं पता। लेकिन आप फिर भी ये बात याद रखिएगा कि 2 गैसेस जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं उनकी डेंसिटीज कभी इक्वल नहीं हो सकती, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, कुछ भी करना है। कोई भी 2 गैसेस जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं कभी इक्वल डेंसिटीज की नहीं होती, कभी भी नहीं होती, यही फर्क है वो में, ठीक है। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो इसलिए भी इनकरेक्ट है कि वो इन्फॉर्मेशन ही फॉल्स है कि कभी नहीं होती, और दूसरा इसीलिए इनकरेक्ट है कि हम कभी डेंसिटीज की बात ही नहीं करते डिफ्यूजन में। डेंसिटीज की बात पता है कब होती है, गैस के कलेक्शन में, अपवर्ड डिलीवरी पे कलेक्ट होगी या डाउनवर्ड डिलीवरी पे कलेक्ट होगी, वो कलेक्शन ऑफ गैसेस आगे जाके ये वहां पर काम आता है। तो डेंसिटीज का कोई कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन में एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, ऑक्सीजन ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है वो डिफ्यूजन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो हमारे हिसाब से शायद बी पॉसिबल हो सकता है। लेट्स सी फॉर द अदर आंसर्स। सी में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज एट द सेम रेट,
बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन आइदर टेम्परेचर और मोलर मासेस. सो डू वी हैव द सेम मोलर मास फॉर बोथ डिफरेंट गैसेस? पॉसिबल ही नहीं है. ऑक्सीजन बहुत लाइटर है और ब्रोमीन बहुत हैवियर है. तो इसका मतलब जो आपका सी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है. डी में चेक करें. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये आंसर बता सही रहा है लेकिन इस वक्त ये इंफॉर्मेशन यूजलेस है. क्यों? क्योंकि बेटा अगर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते तो वो तो पहले भी थे ना नीचे और ऊपर, तब तो कलर अलग था. इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल ही है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इक्वल है. वो नीचे क्या कह रहा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है विच डज नॉट जस्टिफाई द कंडीशन. जो ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा. स्टेटमेंट गलत नहीं है, आपकी कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. देखो ये जो पॉइंट है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड गैसेस, हमारे पास एक चैप्टर होता है मोल्स जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, कितना रिक्वायर्ड था. उसमें ये पॉइंट याद रखना. ये वहाँ का पॉइंट है कि जब भी किसी गैस का वॉल्यूम इक्वल होता है उनके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होता है. ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट. लेकिन क्या ये आपके इस इवेंट को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं, इस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा. जो गैसेस स्प्रेड आउट हो रही हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो पार्टिकल रैंडम मोशन में थे. अगर वो रैंडम मोशन में ना होते, इफ दे वर स्टैटिक, तो फिर ये मूवमेंट नहीं होती और ये मिक्सिंग नहीं होती. तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपके पास रह गया वो कौन सा है बेटा? बी. क्लियर है? मैं सारे पॉइंट्स इसलिए जस्टिफाई कर रहा हूँ कि बेटा आप लोग जब खुद से सॉल्व करोगे ना तो सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा देख लेना. आप लोग तो फौरन से अपना आंसर पिक कर लेते हो. मैं आपको सारे पॉइंट्स लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता हो कौन सा करेक्ट हो सकता है, कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि कंडीशन डिफरेंट आ सकती है. ठीक है. अच्छा ये देखें ज़रा, ये आप लोग खुद सॉल्व करें, मिलता जुलता क्वेश्चन. और ये भी देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कहाँ पर. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देख लेना. मतलब नाइट्रोजन होगा पहले. अच्छा आपने एक बात नोटिस की, जहाँ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट था उसने टाइम लिमिट आपको हमेशा ज़्यादा ही दी है. सेवरल डेज, मैनी डेज, कुछ इस तरह का वेरिएशन जो कि बहुत बड़े टाइम को आइडेंटिफाई कर रहा है. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है इसमें. ए होगा, सी होगा. नीचे अपर गैस जो है, अपर जार जो है वो कलरलेस हो जाएगा. ठीक है. अच्छा देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है. एक भारी अगर गैस है, फॉर एग्जांपल डेंसर है, उसको आपने ऊपर रखा हुआ है, अचानक आपने हाथ हटा दिया, क्या होगा? नीचे बैठ जाएगी. बैठ गई. ये इमीडिएटली हुआ है या आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हुआ है? ये तो इमीडिएटली हुआ है. आप जैसे ही लेटाएंगे गिरेगी नीचे. लेकिन गिरने के बाद अभी तक मैंने उसके कनेक्शन को चेंज नहीं किया, वैसे ही का वैसे ही रखा हुआ है. अब क्या होगा? अब गैस अपने उस रैंडम मोशन को दोबारा से रिवाइव करने लगेगी, क्योंकि अभी तो गिरी है ना नीचे. गिरने के बाद उसको रिवाइव करने के बाद क्या करेगी? स्प्रेड होना शुरू होगी. और जब स्प्रेड हो चुकी होगी तो कंडीशन कौन सी एप्लीकेबल होगी? इमीडिएटली या आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम? तो जब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसका मतलब दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर इमीडिएटली कहता तो तुम्हारा आंसर करेक्ट होता, क्योंकि इमीडिएटली का मतलब है हैवी गैस ड्रॉप्स डाउन, तो वो जैसे ही नीचे गिरेगी नीचे वाली सारी गैस ऊपर आ जाएगी. इमीडिएटली का केस है. तो जब भी तुम्हें डिफ्यूजन दे रहा है ना भाई, तो वो तुम्हें एक बड़ी टाइम ड्यूरेशन को सोचने के लिए दे रहा है. ठीक है, बस वो क्लियर है कॉन्सेप्ट? ए आंसर. बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे चले. बेटा नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मेरी जो मेहनत है ना उसको राय का मत जाने दीजिएगा. वर्कशीट पूरा करोगे तो मैं दूंगा, उसमें मैनोमेट्रिक केसेस भी हैं. कहाँ चला गया OBS?